नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम चर्चा करेंगे उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 की। ये हमारे यूजीसी नेट यूनिट 6 उपन्यास के अंतर्गत लगाया गया है और इम्पोर्टेंट उपन्यास है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, हर बार बनते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और मैं एक बार आप लोगों से विनती करूंगी कि जब भी समय मिले आप एक बार इस उपन्यास को खुद से पढ़ें, क्योंकि जब आप पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में लेखक कहना क्या चाह रहा है। इस कक्षा में एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन्हीं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखर एक जीवनी, जिसको लिखा है अज्ञेय। सवाल पहला यहीं से बन जाता है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने ये उपन्यास लिखा है, आपने इसको याद रख लेना है। अच्छा, उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि उपन्यास जो है वो 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। मतलब उपन्यास के 2 भाग हैं, शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो जो पहला उपन्यास जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, 1940 में इसका प्रकाशन किया गया था। बहुत से विद्वान 1941 भी मानते हैं, लेकिन 40 मानिएगा। अगर 40 नहीं मिलता है, बाई चांस कभी ऑप्शन में नहीं हुआ, तो 41 के साथ आप जा सकते हैं। जैसे बच्चन सिंह जी हैं, उनकी पुस्तक में आपको 41 मिलता है, लेकिन इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 40 है। 1940 प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ था और इसका जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1944 में। 1944 में इसका द्वितीय भाग प्रकाशित किया गया। तो शेखर एक जीवनी 1940 और 1944, ये आपको याद रखना है। तो जो पहला भाग इन्होंने प्रकाशित किया था, इसको इन्होंने नाम दिया था उत्थान। याद रखेंगे, जीवन का उत्थान यहां पर हो रहा है। और जो दूसरा भाग था उसको नाम दिया गया था उत्कर्ष। उत्थान और उत्कर्ष। टीचिंग एग्जाम में कई बार सीधे सीधे यहीं से सवाल बन जाते हैं कि कौन से भाग को उत्थान कहा गया, कौन से भाग को उत्कर्ष कहा गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास माना जाता है। किस तरह का उपन्यास है ये? मनोविश्लेषणात्मक। कई बार इसकी कैटेगरी भी पूछ ली जाती है कि किस प्रकार का ये उपन्यास है। तो इसमें शेखर के माध्यम से एक व्यक्ति के मनस्थिति का चित्रण किया गया है। मतलब उसकी बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक का जो जीवन है, उसमें वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, किस किस पड़ाव से गुजरता है, तो उसको यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, एक तरह से आप इसको मनोविश्लेषण से समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सामान्य शब्दों में कहें तो मनोवैज्ञानिक। अच्छा, कई बार सीधे सीधे जो साहित्यकार हैं उनकी ही श्रेणी पूछ ली जाती है कि किस श्रेणी के लेखक हैं। तो मनोविश्लेषणवादी लेखक माने जाते हैं अज्ञेय जी, इनको आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब ये जो उपन्यास है, मैंने कहा कि इसके 2 भाग हैं। यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो दोनों भाग हैं, उन दोनों भागों में ये उपन्यास कितने चरणों में आगे बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं कि कितने खंड में इसको बांटा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहीं पर आप जो है डिफाइन कर लें, समझ लें। जो प्रथम भाग है शेखर एक जीवनी भाग 1, ठीक है, उसमें 4 भाग किए गए। पूरा उपन्यास 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो उपन्यास का द्वितीय भाग है, यानी शेखर एक जीवनी भाग 2 है, उसके भी 4 भाग किए गए हैं। यानी दोनों उपन्यास 4-4 भागों में बांटा गया है। उस भाग को नाम क्या दिया गया? जो प्रथम उपन्यास है, इसका कई बार क्रम भी पूछा जाता है कि उपन्यास का जो भाग है उसको क्रम से लगाइए। तो पहला भाग है उषा और ईश्वर। क्या है? उषा और। आप लोग भी साथ में लिख सकते हैं अगर आपने इसको पढ़ रखा है। अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा आपका यहां से। दूसरा भाग है बीज और अंकुर। बीज और अंकुर। नोट बनाते हुए चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको लिखते हुए भी याद हो जाती हैं। प्रकृति और पुरुष। तीसरा भाग क्या है इसका? प्रकृति और पुरुष। भाग कहने का मतलब है खंड। उसी एक ही उपन्यास के 4 खंड जो है कर दिए गए हैं। ठीक है, और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। पुरुष और
परिस्थिति। तो ये उपन्यास के खंड, पहला उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है, और दूसरा उपन्यास है वो भी 4 खंडों में विभाजित है। पहला शुरुआत होती है पुरुष और परिस्थिति के साथ, पुरुष और परिस्थिति। इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरा भाग है बंधन और जिज्ञासा। क्या है? बंधन और जिज्ञासा। आप ध्यान रखें, जो शेखर है ना वो बड़ा जिज्ञासु व्यक्ति है। वो अपने आप को, मैं कौन हूं, यही सवाल उसके मन में है। तो स्व की खोज में वो पूरा उपन्यास जो है लिखता हुआ चला जाता है। शशि और शेखर इसका तीसरा भाग है, तीसरा खंड है, शशि और शेखर। शशि और शेखर, इसमें शेखर मुख्य पात्र है। शशि कहते हैं वो स्वातंत्र की खोज में है, और जो शशि है एक महिला पात्र जिसे वो प्रेम भी करता है शेखर। तो उसके स्वातंत्र खोज की जो परिणति है, मतलब जो लेखक है वो कैसे प्रेम की तलाश में है। कहते हैं उसका जो प्रेम है वो काम वासना से ग्रसित है, और अंत में जाकर वो प्रेम जो है उसकी परिणति होती है कहां पर? शशि को पाकर। तो शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और, चलिए चौथा भाग क्या है? धागे, रस्सियां और, चलिए गुंजर। तो धागे, रस्सियां और गुंजर जो है ये इसका चौथा पार्ट है। तो आप क्या याद रखना, बेसिकली प्रथम भाग 1940, दूसरा भाग जो है 1944 में। पहले भाग में 4 खंड हैं, दूसरे भाग में भी 4 खंड हैं, यानी ये दोनों उपन्यास 4-4 खंडों में विभाजित हैं। अब थोड़ी सी हम विषय वस्तु को समझेंगे कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। तो इस उपन्यास में सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण। जब शेखर बच्चा है तो उस समय उसकी मन स्थिति कैसी है उसका चित्रण किया गया है। उसके बाद किशोरावस्था में, किशोरावस्था का चित्रण, किशोरावस्था की मन स्थिति का चित्रण है। किशोरावस्था की मन स्थिति का चित्रण। आपने कई बार सुना होगा जब बच्चा किशोर होता है तो अलग ही दुनिया में होता है, उसके मन में अलग अलग भाव चल रहे होते हैं। तो ये सारा भाव जो है कैसे शेखर में आ रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा क्रांति की भावना, चूंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ है और हर किसी के अंदर जो है एक देश प्रेम की भावना है ना, आजादी, स्वतंत्र पाने की इच्छा है। तो उसका जो प्रभाव है वो शेखर को भी प्रभावित करता है, शेखर में भी दिखाई पड़ता है। और विद्रोही चेतना यहाँ पर दिखाई गई है। जो शेखर है वो विद्रोही प्रवृत्ति का है, तो शेखर की विद्रोही प्रवृत्ति को भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। प्रेम की भावना का चित्रण, प्रेम की भावना का चित्रण। कुल मिलाकर इस उपन्यास में बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक के प्रभाव को दिखाया गया है। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश जो रहा है उस समय, उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और प्रेम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। जो शेखर है वो कहते हैं कि हर किसी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, इसलिए कहा गया कि उसके मन में काम भावना प्रबल है। ठीक है, हर किसी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन एक बार उसको सच्चा प्रेम होता है शशि के साथ, और वो जो है वहां पर आकर उसके प्रेम की परिणति होती है, अर्थात एक स्थायित्व जो प्राप्त होता है वो शशि के साथ आकर प्राप्त होता है। ठीक है, देखो उपन्यास का प्रारंभ जो है, उपन्यास का प्रारंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नाकुलता से होता है।
रसनाकुलता से होता है तथा समापन उलझन और द्वंद में होता है। मतलब वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, उलझन और द्वंद। उलझन और द्वंद्व में होता है, मतलब एक टकराहट जो है वो शेखर के मन में चलती रहती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है इस उपन्यास से जुड़ी हुई, इसको पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। पूर्व दीप्ति शैली क्या होती है, जिसको आप लोग कहते हैं फ्लैशबैक शैली। क्या कहते हैं बच्चे? फ्लैशबैक। मतलब आप जीवन में कुछ घटित हो चुका है तो उसको पीछे जाकर देखते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं और उसके बाद उसको लिख रहे हैं। तो फ्लैशबैक शैली का प्रयोग कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है किस प्रकार की शैली अपनाई गई है, तो आपको ये भी याद रखना है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत बार टीचिंग एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं में या कई बार नेट जेआरएफ में ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन में से दिया जाता है, सही है या गलत है। तो एक पॉइंट ये लिखना कि इस उपन्यास पर किसका प्रभाव है। तो एक साहित्यकार है जिनका नाम है रोमा रोला। ठीक है, रोमा रोला का एक, इन साहित्यकार का एक पात्र है जिसका नाम है जिया क्रिस्तोफ। जिया क्रिस्तोफ ये पात्र का नाम है। ठीक है, तो रोमा रोला के जो क्रिस्ताफ का प्रभाव जो है इस पर देखने को मिलता है। हालांकि स्वयं अज्ञे जी कहते हैं कि जो क्रिस्ताफ जो है उसका शेखर से कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन बहुत सारे आलोचकों ने माना है कि सीधा सीधा प्रभाव जिया क्रिस्ताफ का इस पर दिखाई देता है। और कई बार सवाल बनता है कि जो अज्ञे जी हैं वो किस साहित्यकार से प्रभावित नजर आते हैं, तो रोमा रोला से प्रभावित नजर आते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई उपन्यास के शुरुआती दौर की बातें। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। अगर आप एक बार पात्रों को समझ जाएंगे तो कहानी समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे शेखर की। शेखर नाम से स्पष्ट है, शेखर एक जीवनी। अच्छा, बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि इस शेखर एक जीवनी का जो शेखर है वास्तव में वो शेखर कोई और नहीं स्वयं अज्ञे जी हैं, जिन्होंने अपनी ही जीवनी लिखी है। हालांकि अज्ञे जी भूमिका में ही इस बात की सफाई देते हुए नजर आते हैं कि ये मेरी कहानी नहीं है, मतलब हर उस पुरुष की कहानी है जो इस परिस्थिति से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो शेखर जो है उपन्यास का नायक है, उपन्यास का नायक या आप कह सकते हैं प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसको केंद्र में रखा गया है। अच्छा, इसका स्वभाव जो है ये बहुत ही ज्यादा विद्रोही है, ये विद्रोही स्वभाव का है, मतलब हर चीज में इसको जो है नुस्ख निकालना है या हर चीज में इसको प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, आप ये कह सकते हैं। अब विद्रोही स्वभाव का है तो बंधनों में नहीं बंधना चाहता है, बंधनों से घृणा है इसको, चाहे वो किसी प्रकार का बंधन है। ठीक है, बंधनों से ये घृणा करता है, ऐसा कैरेक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्वातंत्र की खोज में है ये, स्वातंत्र है ना, ये स्वातंत्र की खोज में हमेशा, या आप कह सकते हैं कि स्व की खोज, किसकी खोज? स्व की खोज में जो है व्यक्ति लगा हुआ है, अपने आप से ही प्रश्न करता है, अपनी ही पहचान खोजने की कोशिश कर रहा है और मतलब बंधनों से ये मुक्ति चाहता है। और एक सवाल जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि स्वातंत्र की परिणति जो है कहाँ होती है, तो शशि को पाकर होती है। शशि जो है इसकी जिंदगी में आती है, आगे हम मुख्य पात्र के रूप में बात करेंगे। चलिए दूसरे पात्र की हम बात करें तो एक पात्र यहाँ पर है सरस्वती। पात्र का नाम क्या है? जो मुख्य पात्र हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। सरस्वती ये इनकी सगी बहन है। सरस्वती जो है लेखक की बहन है और इनकी प्रेरक और गुरु भी है।
प्रेरक और गुरु, अर्थात बहुत कुछ इन्होंने सरस्वती से ही सीख लिया है। और जो शेखर का व्यक्तित्व है उसके निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शेखर के व्यक्तित्व निर्माण में, शेखर के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, शेखर के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सरस्वती की रही है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी बहन का नाम क्या था। ठीक है, देखो एक और महिला है शारदा। शारदा कौन है? एक मद्रासी परिवार की लड़की है ये। ठीक है, एक मद्रासी लड़की है और शेखर जो है इस लड़की के प्रति आकर्षित होता है। शेखर का आकर्षण है ये, मतलब आप सामान्य शब्दों में कहें तो इस, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसका जो है काम वासना से ग्रसित व्यक्ति है। हर ज्यादातर महिलाओं के प्रति इसका जो झुकाव है शेखर का वो कहीं ना कहीं अधिक है, मतलब आकर्षण इसको बहुत जल्दी हो जाता है। तो मद्रासी लड़की शेखर का आकर्षण है ये। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्वभाव है वो बहुत चंचल है। नेचर कैसा है इसका? इसका जो है स्वभाव बहुत चंचल है और बहुत स्पष्टवादिता है। इसी स्पष्ट बोलने के कारण ही, है ना, स्पष्ट बोलने के कारण ही जो शेखर है वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है और आकर्षित हो जाता है, क्योंकि हर चीज को बहुत स्पष्टता से ये बोलती हैं। आगे बात करेंगे शांति, एक कैरेक्टर है यहाँ पर शांति। शांति को ध्यान रखना है, ये बीमार एक लड़की है 18-19 साल की, तपेदिक से पीड़ित है। ये 18-19 साल की लड़की है और तपेदिक से पीड़ित, इसकी तरफ भी शेखर आकर्षित होता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा एक मुख्य पात्र जो यहाँ पर है वो है शशि। अभी ये शशि की कहानी क्या है? ये शेखर की मौसेरी बहन है। ठीक है, शेखर की कौन है? मौसेरी बहन। और इनके प्रति भी शेखर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। शेखर प्रेम करता है इनसे। शेखर इनसे प्रेम करता है और इनको अपनी प्रेरणा शक्ति मानता है। ठीक है, शेखर की प्रेरणा शक्ति, शेखर की इनको आप प्रेरणा शक्ति, हालांकि इनकी बहन भी थी, काफी प्रेरित करती थी, उनको उत्साहित करती थी, लेकिन ये भी जो है एक तरह से इनकी प्रेरणा शक्ति है। और इनके प्रेम की परिणति आप कह सकते हैं, प्रेम की परिणति जो है, अर्थात जब इनका प्रेम पूर्ण होता है वो कौन है? शशि पर आकर रुकते हैं ये। ठीक है, और कहते हैं शशि जो है ना इसके जीवन में बहुत संघर्ष है, तो संघर्षों से जूझने वाली है ये, संघर्षों से जूझने वाली कौन है? या आप इनको कह सकते हैं बहुत ही बहादुर स्त्री पात्र। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका डट कर सामना करने वाली एक महिला पात्र जो हमारे सामने आती है वो है शशि। इसके अलावा एक मणिका भी है, मणिका, और शेखर की माँ भी है इसमें, शेखर की माँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किरदार पात्र जो इस उपन्यास के अंदर आए हुए हैं, खासकर महिला पात्र है। महिला पात्रों के प्रति शेखर का आकर्षण साफ नजर आता है और एक ऐसी महिला पात्र जिस पर आकर उनके प्रेम को पूर्णता मिलती है वो है शशि। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मणिका के अलावा नीलिमा है, गौरा है, नीलिमा, गौरा, ये भी इस उपन्यास के पात्र हमें नजर आते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु क्या है।
ठीक है, कथा वस्तु की बात करें उससे पहले हम एक बार विषय वस्तु को देख लेंगे। तो मुख्य विषय वस्तु क्या रही है इस पूरी कहानी के अंदर, लेखक ने क्या उद्देश्य लेकर इसको लिखा है, या इस उपन्यास के माध्यम से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले तो आत्मचेतना और मनोविश्लेषण इस उपन्यास में दिखाया गया है, तभी हम इसको मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। शेखर अपने भीतर झांकता है, अपने हर भाव का विश्लेषण करता है। भाई अपनी भावनाएं, हर अवस्था में अलग अलग भावनाएं हैं और अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण हो रहा है, उसी को शेखर लिख रहा है, तभी हम कहते हैं ना उसकी मनस्थिति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा व्यक्तिवाद और विद्रोह, विद्रोह की भावना है, स्व की खोज में निकला हुआ है, यानी उसको अपने आप की पहचान करनी है। तो शेखर परंपरागत नैतिकता और समाज की रूढ़ियों को चुनौती देता है, उसके अंदर विद्रोह का भाव है, जो चीजें उसको सही नहीं लगती उसका वो खुलकर विरोध करता है। प्रेम और संवेदना, शेखर के जीवन में प्रेम का अनुभव उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, न कि केवल रोमांटिकता की ओर। मतलब जब जब जिस मोड़ पर वो किसी न किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, तो वहां से उसका बौद्धिक स्तर भी मतलब अलग लेवल का हो जाता है, उसका सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि उसका भावनात्मक विकास भी हो जाता है। तो उससे वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, ना कि पूरी काम वासना से ग्रसित। हालांकि आकर्षण अलग है, लेकिन उसको पूरी तरह से काम वासना से ग्रसित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो केवल एक आकर्षण में बंधता है और वहां से कुछ न कुछ सीख कर वो बाहर आता है। चौथा है अर्थ और अस्तित्व की खोज। उपन्यास अस्तित्ववाद की भावना से भरा है। मैं कौन हूं का प्रश्न बार बार उभरता है। मतलब शेखर के मन में वही सवाल आता है, जब मैं बार बार ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ कि स्व की खोज में निकला हुआ है, तो उसको आत्मज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूं, उसको इस सवाल का जवाब चाहिए। आते हैं कथा वस्तु पर, थोड़ी सी कथा वस्तु को सुनते हैं, समझते हैं, फिर भूमिका की भी बात करेंगे। कहानी की विषय वस्तु क्या है कि उपन्यास का नायक शेखर एक संवेदनशील, विद्रोही और चिंतनशील व्यक्ति है। वह समाज की परंपराओं, धर्म, राजनीति और नैतिक बंधनों से संघर्ष करता है। शेखर का जीवन बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक आत्मसंघर्ष, प्रेम, विद्रोह और आत्मचिंतन की यात्रा है। मतलब इन पड़ावों से होकर गुजर रहा है, और उसके मार्ग में जो भी पड़ाव आते हैं उनसे कुछ ना कुछ वो सीख रहा है। इस उपन्यास में शेखर मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। अच्छा, एक बात आई है मृत्यु से पूर्व, ध्यान रखें, जो शेखर है उसको फांसी की सजा हो रखी है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे भूमिका में। शेखर को क्या होता है, फांसी की सजा हुई है। अब जिस सुबह उसको फांसी होनी है, उससे एक पूर्व रात जो है वो बैठकर सोच रहा है कि क्या उसकी जो गति है वो फांसी की है। मतलब क्या उसका जीवन वास्तव में इतना मतलब गया गुजरा है कि वो फांसी के थ्रू मरेगा। तो बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, और उसी रात को वो बैठे बैठे पीछे जो उसका जीवन बीत चुका है उसमें जाता है, और जाकर फिर इन यादों को कुरेदता है और फिर कैसे उसको लिपिबद्ध करता है। ये पूरी कहानी एक रात की कहानी है। हालांकि लेखक कहता है कि पूरे 10 दिनों में लिखा गया है, आगे हम भूमिका में इसको देखेंगे। लेकिन याद रखें, मृत्यु से पूर्व कहने का मतलब है कि अगली सुबह उसको फांसी दी जानी है। ठीक है, इसमें शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक को समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली को अपनाया गया है, अर्थात फ्लैशबैक शैली। ठीक है, अगे ने अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किया है। इसके अलावा हम बात करें तो अज्ञे के अनुसार ये एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज मात्र नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ आलोचकों ने कहते हैं, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आलोचना जो है इसी उपन्यास की हुई है, शेखर एक जीवनी की। ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, इसकी आलोचना कहीं ज्यादा हुई है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि जो अज्ञेय हैं वो वास्तव में शेखर वही है। मतलब अज्ञेय ने शेखर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो शेखर के रूप में जब ये उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है
तब आगे सफाई देते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का निजी दस्तावेज नहीं है, आगे इसे उस समय के समाज का प्रतिबिंब मानते हैं, एक ऐसा प्रतिबिंब जो समाज की नग्न तस्वीर पाठक को दिखाता है। मतलब वो कहते हैं कि शेखर कोई भी हो सकता है, जो भी इस मनोस्थिति, इस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो हर व्यक्ति, आम इंसान भी शेखर हो सकता है, किसी निजी व्यक्ति का दस्तावेज नहीं है। अच्छा, इन बातों को वो भूमिका में लिखते हैं। भूमिका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भूमिका में पहले ही एक कथन है, ये कथन इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ पर फॉन्ट छोटा हो गया है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। मतलब अगर आप पीड़ा में है, वेदना में है, तो उसके अंदर भी एक शक्ति है जो आपको दृष्टि देती है। जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है, यानी जो बहुत ज्यादा दुख में है ना, उसका विजन जो है बहुत क्लियर होता है ना, वो दृष्टा हो सकता है, मतलब दूर की चीजें देख सकता है। कहते हैं कि शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्षों के परिश्रम का फल है। ये लेखक खुद कह रहा है कि ये जो शेखर एक जीवनी है उसको लिखने में कितना समय लगा, याद रखेंगे 10 वर्ष, ठीक है। हालांकि जो लेखक ने पात्र बनाया है शेखर, वो पूरी कहानी एक रात में गढ़ता है। मृत्यु से पहले की रात वो पूरे जीवन की यात्रा को लिखता है, लेकिन शेखर को ये उपन्यास, जो अज्ञेय जी हैं, उनको ये उपन्यास लिखने में 10 वर्ष लग गए हैं। तो ये मेरे 10 वर्षों का परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, मतलब पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। कहते हैं घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अब घनीभूत वेदना यानी ऐसा दुख, ऐसी वेदना जो बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा दुख में है लेखक, उस समय वो लिखने की कोशिश कर रहा है। तो उसके उस वेदना में जो उसने एक दृश्य देखा, विजन देखा, उसी को शब्द देने की कोशिश इन्होंने की है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। मतलब लेखक यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने इसको एक रात में लिखा है, बल्कि उस एक रात में मैंने एक विजन देखा, मतलब एक टारगेट बनाया, कह सकते हैं आप, कि मुझे ये लिखना है ना, और उस विजन पर उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसमें 10 वर्ष लग गए। संभव है आप जानना चाहेंगे वह रात कैसी थी। आप जानते हैं अज्ञेय जो है बहुत सारे जो स्वतंत्रता वाली गतिविधियां थी उसमें भी शामिल हुए, जेल भी गए थे। तो कहीं ना कहीं वो जेल जाने का जो अनुभव था, या जेल में बैठे बैठे कोई रात ऐसी रही होगी जब उन्होंने सोचा होगा कि इसको लिपिबद्ध किया जाए। तो कहते हैं वो रात कौन सी थी, देखना, जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कहा सुनी, और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। तब मुझे ऐसा देखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र अपने को नहीं समझता था, ना अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और मनःस्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा। तो फांसी की रात कौन है, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, अफसरों के साथ मारपीट कर दी है आपने, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा दंड तो आपको मिलेगा। अब अंग्रेज है, फांसी से नीचे तो कुछ दे नहीं सकते। तो जब ये सारी घटनाएं हो गई, तब लेखक को लगा कि शायद अब मुझे फांसी हो जाएगी, और उस शायद फांसी हो जाने के पहले की जो रात है ना, उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना अपने जीवन की यात्रा को जो है कलमबद्ध किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसको लिखना शुरू किया। कहते हैं कि मेरी स्थिति मानो भाव अनुभवों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मोल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, एक निजु और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ कर हाथों में आने लगे। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आप, ऐसा लगता है कि आगे की जिंदगी तो शायद है नहीं, फिर आप पुरानी परिस्थितियों को याद करने लग जाते हैं, और यही घटना हो रही है किसके साथ, शेखर के साथ। ठीक है,
तो ये आपने याद रख लेना है। शेखर एक ऐसा पात्र है जो जेल में है, उसको फांसी की सजा होने वाली है और उसी दौरान वो अपने जो है, इसलिए कहा गया पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। लेकिन फिर से वही बात बोलूंगी, समय मिले तो एक बार खुद से शेखर एक जीवनी को पढ़िएगा ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आपको आए। वैसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिए गए हैं। कथन है, विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है। अच्छा, जहां विद्रोह की बातें बहुत ज्यादा होना, ध्यान रखना वो शेखर एक जीवनी, क्योंकि आपके सिलेबस में जो उपन्यास लगाए गए हैं मुझे लगता है विद्रोह की भावना, विद्रोह की बातें जो है इसमें ज्यादा दिखाई गई हैं, क्योंकि वो अपने कल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। कहते हैं क्योंकि वो अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है, इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही हैं, और संसार के सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय, घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बिनने वाला ही रह गया। ये कथन कहां से लिया गया है? शेखर एक जीवनी से लिया गया। सीधा सवाल बनता है, यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है, क्योंकि लेखक को यातनाएं दी जा रही हैं और उस यातना को झेलते झेलते उसमें एक अलग ही प्रकार की शक्ति आ गई है ना। यातना में भी शक्ति होती है, आपने पढ़ा, अभी सुना। तो यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। कहते हैं विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा। अगर आपको कोई यातना देता है तो आप जाहिर सी बात है उससे घृणा करते ही हैं, है ना। विद्रोह के का कोई अंत है नहीं। नेक्स्ट कथन में कहा गया, मानवता को चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वयः संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे हैं। इसके अलावा कहा गया है कि प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है। मतलब प्रेम और त्याग की कहानी है, बहुत से लोगों ने सुनाई है। घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। वासना और नफरत, किसी ने इस पर कोई बात नहीं की है। आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। शेखर सदाशिव से कह रहा है। इंपॉर्टेंट कथन ये वाला हो सकता है कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। ठीक है। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। संशय करना आपका अधिकार है, लेकिन अगर उससे उदारता नहीं आ रही मन में तो वो पाप नहीं होगा, वो क्या होगा, आपके लिए श्राप बन जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं, शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूं ताकि, चलिए। कहते हैं कि आप राष्ट्र के नाम लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा। आप राष्ट्र के नाम लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे, है ना। कहाँ का राजनीतिक परिस्थिति का जब हम बात करते हैं, चित्रण किया है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में किस तरह से आती है या कैसे लोग राष्ट्र प्रेम का दिखावा करते हैं, उसका भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। चलिए, कहते हैं सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। ये रोमा रोला का कथन है जिसको इन्होंने कोट किया है, इसमें शामिल किया है। तो सत्य, जाहिर सी बात है भाई, सत्य को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें सच सुनना पसंद होता है। सच सुनना सबको पसंद होता है, लेकिन सच को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। और सच केवल उन्हीं के लिए है जिनके अंदर सच को सहन करने की शक्ति होती है। इसलिए अगर कई बार लोग आपसे कोई सच्चाई नहीं बताना चाहते, उनको लगता है शायद आप इसको सहन ना कर पाए, तो उसको जानने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कहते हैं हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है।
हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। ये व्यंग किया गया है एक तरह से नीतियों पर। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वो शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहां संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो ये शेखर एक जीवनी से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट कथन, और मुझे लगता है एक बार आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा अनुमान आप लगा पाएंगे किस तरह के भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं। स्नेह को परिभाषित करते हुए अज्ञे ने क्या लिखा? प्रेम क्या है अज्ञे की नजर में? कहते हैं स्नेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं रहते। स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी भूलता ही नहीं है। रियल है ये कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसको आप याद नहीं, या देखो याद उनको किया जाता है जिसको आप भूल जाते हो, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते, स्नेह करते हैं, तो वो हमेशा आपके मन में रहता है। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो वो हमेशा आपके साथ, आपके पास रहता है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, और अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। इसके अलावा कहते हैं कि शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानता है, लेकिन शिक्षा इंसान को आदर्श व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि एक टाइप बनाता है। मतलब एक टाइप का व्यक्ति, एक प्रकार का व्यक्ति बना देता है, न कि उसको सही इंसान बनाता है। तो शेखर एक जीवनी से कुछ महत्वपूर्ण कथन भी आपने देखे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी आपने देखे। अब अगली कक्षा में किसी और रचना पर हम लोग बात करेंगे, और कोशिश करेंगे इस उपन्यास को एक बार पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे फिर अगली कक्षा में।